नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार चौहान महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हम जो है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें हमने ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में पढ़ लिया है। अब जो तीसरी अवस्था है पदार्थ की, जिसको कहा जाता है गैस अवस्था, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने इस चैप्टर में जो है पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। ठोस अवस्थाओं के बारे में मैंने जानकारी ली कि इनका आकार आयतन जो है निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के कणों के मध्य में दूरी जो होती है वो नगण्य होती है। कणों के मध्य में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है, और कणों की जो गतिज ऊर्जा वो कैसी होती है, न्यूनतम होती है। फिर ठोस के जो कण होते हैं वो गति नहीं करते अथवा न के बराबर गति करते हैं, और ठोस में संपीड़ितता जो होती है वो सबसे कम होती है। बाह्य दाब का जो प्रभाव होता है इन पे सबसे कम होता है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, इनमें बहाव का गुण नहीं होता, और ठोसों को संग्रहित करने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा द्रव अवस्था के बारे में कि भाई इनका आकार जो है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस पात्र में डालते हैं उसी पात्र का ये आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो आयतन होता है वो इनका नहीं बदलता, वो निश्चित होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रव पदार्थ के कणों के बीच में जो दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, और इनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोसों से अधिक पाई जाती है, और इनके कणों की गति जो होती है वो ठोसों से अधिक होती है, और संपीड़ितता जो है ठोसों से कैसी होती है, इनमें अधिक होती है। फिर द्रव में बहाव का गुण जो होता है वो ठोसों से अधिक होता है, गैसों से कम होता है। इनमें घनत्व ठोसों से क्या होता है, कम होता है। संग्रहित करने के लिए इनमें जो है खुले पात्र की आवश्यकता होती है, और इनके कणों के मध्य में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो ठोसों से क्या होता है, कम होता है। और द्रवों में जो विसरण है वो ठोसों से कैसा होता है, अधिक होता है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कौन सी अवस्था, गैस अवस्था। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है, और उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, कौन सा, गैस अवस्था। तो अगला जो टॉपिक है वो है गैस अवस्था। अब इस गैस अवस्था में जो बिंदु होंगे वो क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात कि जो गैसों का जो आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो इनका सबसे पहला जो बिंदु बन रहा है, सबसे पहला बिंदु क्या हो जाएगा कि इनका आकार व आयतन, आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं या निश्चित नहीं होते। दोनों निश्चित नहीं होते हैं, दोनों ही जो है निश्चित नहीं होते हैं। और गैस पदार्थों के कणों के बीच में जो दूरी होती है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। तो अगला जो बिंदु हम लिखेंगे, अगला बिंदु क्या हो जाएगा इसमें, अगला बिंदु ये हो जाएगा कि ठोस एवं द्रव, ठोस एवं द्रव की अपेक्षा गैस पदार्थ के कणों, गैस पदार्थ के कणों के मध्य दूरी सबसे अधिक होती है, दूरी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। फिर हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि गैस पदार्थ के कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। तो अगला जो बिंदु इसमें आएगा, अगला बिंदु क्या आएगा इसमें, अगला बिंदु ये आएगा कि गैसों के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस एवं द्रव से कम होता है। ठोस एवं द्रव से क्या होता है, कम होता है।
और अगर संपीडयता की बात करें तो ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, किसमें? गैसों में। ठीक है, तो अगला जो बिंदु आएगा, अगला बिंदु क्या आ जाएगा? गैसों में संपीडयता, गैसों में संपीडयता ठोस और द्रव से अधिक होती है। ठोसों एवं द्रवों से अधिक होती है। ठोसों एवं द्रवों से क्या होती है? अधिक होती है। तो हमने क्या देखा? गैस अवस्था में का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस पदार्थ के कणों के बीच दूरी जो होती है सबसे अधिक होती है, और गैसों के कणों के मध्य में अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस एवं द्रव से कम होता है, और गैसों में संपीडयता जो होती है वो ठोसों एवं द्रवों से भी अधिक होती है। फिर अगला बिंदु इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अगला बिंदु इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ठोस एवं द्रव की अपेक्षा, ठोस एवं द्रव की अपेक्षा गैसों में बहाव अधिक, गैसों में बहाव का गुण अधिक होता है। बहाव का गुण जो है वो क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो बहाव का गुण जो होता है वो सबसे अधिक किस में पाया जाता है? गैसों में पाया जाता है। ठोस में सबसे कम होता है, ठोस से ज़्यादा होता है द्रव में, और गैसों में सबसे ज़्यादा होता है बहाव का गुण। फिर उसके बाद में गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा किससे ज़्यादा होती है? ठोसों एवं द्रवों से अधिक होती है। गतिज ऊर्जा ठोसों एवं द्रवों से अधिक होती है। ठोसों एवं द्रवों से क्या होती है? अधिक होती है। फिर हम इसमें लिख सकते हैं कि गैसों के जो कण होते हैं वो सतत तथा अनियमित क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, और गति जो होती है ठोसों द्रवों से ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि गैसों के कण, ठीक है, सतत, गैसों के कण सतत एवं अनियमित गति करते हैं। ठीक है ना, गैसों के जो कण होते हैं वो सतत एवं कैसी गति करते हैं? अनियमित गति करते हैं, और गति जो होती है वो ठोस एवं द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इनमें गति ठोस एवं द्रवों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ठोस एवं द्रव की अपेक्षा जो गति होती है वो अधिक होती है। इसके साथ में ही हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि जो विसरण होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? गैसों में। ठोस और द्रव की अपेक्षा जो है विसरण सबसे ज़्यादा किसमें होता है? गैसों में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें विसरण ठोस एवं द्रवों की अपेक्षा गैसों में अधिक होता है। गैसों में अधिक होता है। अगर घनत्व की बात करें तो ठोस और द्रव की अपेक्षा गैसों का घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि गैसों का घनत्व
गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। घनत्व जो है वो क्या होता है इनमें, सबसे कम होता है। और जो संपीड्यता जो है वो सबसे अधिक होती है। संपीड्यता जो होती है इनमें क्या होती है, सबसे अधिक पाई जाती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि गैसों में संपीड्यता सबसे अधिक होती है। संपीड्यता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और इसके साथ में ही हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि गैसों को एकत्रित करने के लिए बंद पात्र की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। खुले पात्र में तो इनको हम इकट्ठा कर नहीं सकते, क्योंकि खुले पात्र में जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इनको एकत्रित करने के लिए बंद पात्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके कण जो होते हैं वो तेज क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि गैसों को एकत्रित करने हेतु बंद पात्र की आवश्यकता होती है। बंद पात्र की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है। तो एक बार अब इसमें रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा गैस अवस्था के बारे में। गैस अवस्था के बारे में हमने क्या देखा कि इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या है, निश्चित नहीं होते हैं। ठोस एवं द्रव की अपेक्षा गैस पदार्थ के कणों के मध्य में दूरी सबसे अधिक पाई जाती है। गैसों के कणों के मध्य में अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है ठोस और द्रव से भी कम होता है। और गैसों में संपीड्यता जो होती है ठोस एवं द्रवों से क्या होती है, अधिक होती है। फिर ठोस एवं द्रव की अपेक्षा गैसों में बहाव का गुण अधिक होता है। और गैस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस एवं द्रवों से क्या होती है, अधिक होती है। और गैसों के कण सतत एवं अनियमित क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और इनमें गति ठोस एवं द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। और विसरण जो होता है वो ठोस एवं द्रवों की अपेक्षा गैसों में अधिक होता है। और घनत्व जो होता है वो सबसे कम पाया जाता है। संपीड्यता हमने पहले भी लिखा है कि इनमें सबसे अधिक होती है। और गैसों को एकत्रित करने हेतु बंद पात्र की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये सभी गुण कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो पदार्थ की तीनों अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, इन पर जो है अंतर भी पूछे जाते हैं। तो आप आराम से जो है इनमें अंतर लिख सकते हैं। आराम से इनमें जो है अंतर लिख सकते हैं। 5 से 6 अंतर आप आराम से याद कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आए तो आप उसका आसानी से जो है इनका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। और अंतर हम कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्या क्या अंतर हम इसमें लिख सकते हैं। अगर आपको पूछें कि ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर लिखिए। ठीक है। ठोस, द्रव एवं गैस में क्या लिखिए, अंतर लिखिए। तो आप अंतर क्या लिख सकते हैं, आराम से जो है इनमें अंतर लिख सकते हैं। और वो अंतर क्या क्या होंगे वो आप देखेंगे। आप क्या लिख देना, सबसे पहले तो लिख देना गुण। ठीक है। फिर आप लिख देना एक तरफ ठोस, एक तरफ लिख देना आप द्रव, और एक तरफ आप लिख देना क्या, गैस। ठोस, द्रव और क्या लिखना है आपको, गैस लिखना है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि इजीली जो है इसकी एक सारणी बना करके आराम से जो है इनमें हम क्या लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। अब अंतर क्या क्या लिखेंगे वो, तो ठोस, द्रव और गैस में आपको जो है लिखने हैं क्या, अंतर लिखने हैं। अंतर क्या क्या लिख सकते हैं वो आप देखेंगे। अब देखें, बात करते हैं अंतरों की। तो अब हम इनमें जो है अंतर लिखने जा रहे हैं। अंतर क्या क्या लिख सकते हैं वो आप देखोगे। अगर सबसे पहले बात की जाए किसकी,
सबसे पहले बात की जाती है आकार और आयतन की। किसकी? आकार व आयतन की। तो अगर आकार और आयतन की बात करें तो ठोसों में तो दोनों कैसे होते हैं? आकार और आयतन निश्चित। दोनों कैसे होंगे? निश्चित होंगे। और द्रव की अगर बात करें तो आकार क्या होगा? आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। आकार तो क्या होगा? अनिश्चित होगा। और आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और गैस की बात करें तो इनमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित। दोनों ही क्या रहेंगे? इनमें अनिश्चित रहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में संपीड्यता की बात करें। सेकंड जो है किसकी बात करें? संपीड्यता की बात करें। ठीक है, ये पहले नंबर पे आ गया और ये दूसरे नंबर पे। तो अगर संपीड्यता की बात करें तो ठोस में क्या होती है संपीड्यता? सबसे कम। सबसे कम। द्रव में ठोस से अधिक, गैस से कम। ठोस से तो अधिक और गैस से क्या रहेगी? कम। ठीक है ना। और गैसों की बात करें तो संपीड्यता सबसे अधिक। इसमें जो संपीड्यता होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। अगर घनत्व की बात करें, किसकी बात करें? घनत्व की बात करें तो ठोसों में घनत्व सबसे अधिक। ठोसों में जो घनत्व होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है। और द्रव में ठोस से कम, गैस से ज़्यादा। ठोस से कम, गैस से ज़्यादा। ठीक है। और अगर गैस में बात करें तो घनत्व सबसे कम। घनत्व जो होता है गैसों का सबसे कम पाया जाता है। ठीक है। अगर बात करते हैं किसकी? गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा की बात करें तो ठोसों में सबसे न्यूनतम, सबसे न्यूनतम। ठीक है। द्रवों की बात करें तो द्रवों में हम कह सकते हैं कि ठोस से ज़्यादा, गैस से कम। ठोस से ज़्यादा और गैस से कम। और गतिज ऊर्जा की बात करें गैसों में तो सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक है। अगर विसरण की बात करें, किसकी बात करें? विसरण की। तो विसरण जो होता है ठोसों में सबसे कम। विसरण जो होता है वो ठोसों में क्या होगा? सबसे कम होगा। द्रव की बात करें तो विसरण जो होता है ठोसों से ज़्यादा, ठोसों से ज़्यादा, गैस से कम। ठोसों से ज़्यादा है और गैस से क्या है? कम। और गैसों के लिए विसरण सबसे अधिक। विसरण जो होता है गैसों में सबसे अधिक होता है। अगर बात करें किसकी? अंतराण्विक आकर्षण बल की। अंतराण्विक आकर्षण बल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोसों में। ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। और अगर बात करें किसकी? अगर बात करें किसकी? द्रव की, तो ठोसों से कम, ठोसों से कम और गैस से ज़्यादा।
गैस से क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। अगर गैस की बात करें तो उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है। तो इस तरीके से आराम से आप जो है 7 से 8 जो है इनमें अंतर लिख सकते हैं। बहाव का गुण भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बहाव जो है ठोस में न्यूनतम होता है या कम होता है, न के बराबर होता है। द्रव में ठोसों से ज़्यादा, गैसों से कम, और गैसों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, बहाव का गुण पाया जाता है। संग्रहण की अगर बात करें तो ठोसों को तो संग्रहित करने के लिए पात्र की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें खुले पात्र की आवश्यकता है और इसमें बंद पात्र की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आराम से जो है 7 से 8 जो अंतर है आप इन तीनों अवस्थाओं में लिख सकते हैं। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है, क्या पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उनको बदला जा सकता है? क्या ठोस से गैस का, गैस से ठोस का निर्माण किया जा सकता है? क्या गैस से द्रव का, द्रव से गैस का निर्माण किया जा सकता है? क्या ठोस से द्रव और द्रव से ठोस का निर्माण किया जा सकता है? तो आखिरकार ये पदार्थों की जो भौतिक अवस्थाएं बदलती है, किसकी वजह से बदलती है? तो ताप में परिवर्तन के कारण और दाब में परिवर्तन के कारण ऐसा संभव हो सकता है। ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।